माय चैनल। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और सेफ़ होंगे। हम भी यहाँ सेफ़ और खुश हैं। आज मैं चौथी पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल एरिया और स्टमक पढ़ाऊँगी। 9 रीजन ऑफ एब्डोमिनल एरिया एक छोटा सा टॉपिक है। हमारे एब्डोमिनल एरिया को 9 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, तो हम उन्हीं 9 रीजन्स को पढ़ेंगे और कौन से रीजन में कौन से ऑर्गन्स आते हैं उन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद हम स्टमक पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस पढ़ेंगे। दैट्स इट, हमारे इतना ही पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक क्लिप रखी है। ये है 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल एरिया। पहला रीज़न है राइट हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन, देन है एपिगैस्ट्रिक रीजन, देन है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलेक्ट रीजन, लेफ्ट इलेक्ट रीजन, बीच में अम्बाइकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। इसमें सबको सिर्फ 6 रीजन याद करने हैं, बिकॉज 3 रिपीटेड है राइट लेफ्ट में। और मिडिल सेक्शन के एपिगैस्ट्रिक, अम्बाइकल रीजन और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हमें लर्न करना है। अम्बाइकल रीजन हमारा सेंटर है, जहाँ पे आप हमारी नेवल देखते हैं। ओके, उसके ऊपर एपिगैस्ट्रिक, उसके नीचे हाइपोगैस्ट्रिक। राइट में राइट इलेक्ट रीजन, देन लेफ्ट, उसके ऊपर लेफ्ट लंबर रीजन, राइट लंबर रीजन, देन राइट हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन। नाउ जो ये वाली क्लिप है, इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन से रीजन में कौन से ऑर्गन आते हैं। तो राइट हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन में लिवर, राइट किडनी, गॉल ब्लैडर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एपिगैस्ट्रिक रीजन में लिवर, स्टमक, स्प्लीन, ड्यूडेनम, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज। देन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लिवर टिप, स्टमक, पैनक्रियाज, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आप इस तरीके से अपनी कॉपी पे, जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं मेरी वीडियो पढ़ के, वहाँ पे इन सबको लिख लीजिए। राइट लंबर रीजन में सेंडिंग कोलॉन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड राइट किडनी। ऐसे अब धीरे धीरे अगर स्टमक को पढ़ते जाएंगे तो अब आपको पता चलेगा कि स्टमक हमारा एपिगैस्ट्रिक में आता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आता है। तो 2 रीजन्स में हमारा स्टमक क्या है, सिचुएटेड है। तो अब हम जब इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन पढ़ेंगे तो हमें बहुत इजी होगा। और अगर पेशेंट टच करके अपनी बाहर से स्किन पे बता रहा है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसे स्टमक में पेन है या इंटेस्टाइन में पेन है, ड्यूडेनम कौन से इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में पेन है। इस तरीके से हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हमारी जो नर्सिंग केयर होगी वो बहुत जल्दी होगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टमक। स्टमक में हम पढ़ेंगे इसकी पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन, इंट्रोडक्शन, शेप, स्ट्रक्चर एंड वॉल्स ऑफ द स्टमक। वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टमक। तो स्टमक हमारा जे शेप्ड का होता है, ठीक है। तो ये हमारी ईसोफेगस जो एलिमेंट्री ट्रैक होती है, जहाँ पे ईसोफेगस हमारा डायफ्राम के अंदर से निकलते हुए आते हैं, तो वहीं से हमारा जे स्ट्रक्चर स्टमक क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और ये कहाँ सिचुएटेड है, एपिगैस्ट्रिक, अम्बाइकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्राइक रीजन में, हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ओके, तो ये जे शेप्ड का होता है। मैं आगे क्लिप्स लगाऊंगी, आपको बहुत ईजीली क्लियर हो जाएगा कि जे शेप ये कैसे बनाता है। ये देख लीजिए, एसोसिएटेड ऑर्गन्स ऑफ स्टमक या एनाटॉमिकल पोजीशंस के लिए है कि एंटीरियर क्या रहेगा, सुपीरियर क्या रहेगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारा ऊपर से हमारा एब्डोमिनल अयोटा आ रही है, ये ईसोफेगस है और ये स्टमक स्टार्ट हो चुका है। इसमें इतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप इसको पोजीशंस देख लीजिए कौन कौन सी। राइट किडनी, हेड ऑफ पैनक्रियाज है, यहाँ पे स्प्लीन है, नीचे से हमारा डिडेनम है, हमारी डिडेनम एंड डिडेनम हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, राइट किडनी है और इस तरीके से। अब आप देखिए एनाटॉमी ऑफ स्टमक। इंटीरियरली हमारा क्या रहेगा, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर एंड इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड को क्या रहेगा, एब्डोमिनल अयोटा, ओके, पैनक्रियाज, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। सुपीरियर क्या रहेगा, डायफ्राम, ईसोफेगस एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। सुपीरियर मतलब उसके अबव क्या है, ऊपर साइड को, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था कि ईसोफेगस क्या आ रहा है, डायफ्राम के अंदर से होते हुए आ रहा है, तो डायफ्राम उसके सुपीरियर है। आपका नीचे क्या है, ट्रांसफर कोलोन, सॉरी वहाँ पे एफ आ गया है टाइपिंग मिस्टेक में, तो आप उसे कोलोन कर लें, स्मॉल इंटेस्टाइन। टू द लेफ्ट में क्या है, डायफ्राम है, स्प्लीन है और राइट में लिवर है और ड्यूडेनम है। ये इन्फीरियर टू द लेफ्ट, इंफीरियर टू द राइट है। आप ये देखिए,
जे शेप का स्ट्रक्चर है, ये ईसोफेगस है ऊपर, और उसके नीचे ये कार्डियक स्पिंचर है। और आपको स्टमक के ना पार्ट दिख रहे होंगे। स्टमक का पहला पार्ट है फंडस, जो ऊपर आपको दिख रहा होगा, FUNDUS फंडस। बीच में आता है बॉडी, BODY, और लास्ट पार्ट आता है पाइलोरिक एंट्रम। ओके, ये आपका 3 पार्ट्स ऑफ स्टमक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेसर कर्वेचर दिख रहा होगा। लेसर कर्वेचर मतलब छोटा सा झुकाव है, पीछे वाला ग्रेटर कर्वेचर है। सी इन दिस पिक्चर। और जो जहाँ पे जे शेप्ड ऊपर बना है वहाँ पे एक स्पिंचर होता है। स्पिंचर मतलब जो टाइट करके रखता है, अगर हमारे फूड आ गया तो वो वापस ईसोफेगस के थ्रू हमारे माउथ से अबव ना जाए, इसलिए वहाँ पे एक स्पिंचर बना है। एक तरीके से आप कहेंगे एक नॉड है, टाइट नॉड। उसी तरीके से जहाँ ड्यूडेनम है वहाँ पे है पाइलोरिक स्पिंचर, नीचे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। तो स्टमक क्या है, कंटिन्यू है हमारे ईसोफेगस के आगे। ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जहाँ पे एक कार्डियक स्पिंचर है, ओके, और ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में पाइलोरिक स्पिंचर है। 2 स्पिंचर हैं ताकि जो हमारा फूड है वो स्टमक में ही क्या रहे, कुछ टाइम के लिए स्टोर रहे, जहाँ पे उसका क्या हो सकेगा, डाइजेशन हो सकेगा, उसका ब्रेक डाउन हो सकेगा। ठीक है, गैस्ट्रिक जो जूसेस होंगे वो उसमें मिक्स हो सकेंगे। 2 कर्वेचर है, एक है लेसर कर्वेचर, एक है ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर उसके पोस्टीरियर सरफेस पे है और ग्रेटर कर्वेचर उसके एंटीरियर रीजन के एंगल पे है। नेक्स्ट स्टडी, जो हमारा स्टमक है वो फंडस, बॉडी और पाइलोरस में 3 पार्ट में डिवाइड है, जो मैंने आपको पिक पे दिखाया था। FUNDUS फंडस वाला, बीच में फिर बॉडी, और लास्ट में जहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर और ड्यूडेनम का पार्ट है वो एरिया हमारा पाइलोरस है। 2 हमारे जो डिस्टल एंड है वहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर है, और जो हमारा प्रॉक्सिमल एंड है, प्रॉक्सिमल मतलब स्टार्टिंग वाला और डिस्टल मतलब एंडिंग वाला एंड होता है। तो जो हमारा प्रॉक्सिमल पे है वहाँ पे हमारा कार्डियक स्पिंचर है, और उसमें हमारा क्या है, पाइलोरिक स्पिंचर है। वो जो कार्डियक है वो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, और जो पाइलोरिक स्पिंचर है वो हमारा स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वॉल्स ऑफ द स्टमक। 3 वॉल्स होती हैं हमारी, बाकी सारी वॉल्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल की तरह ही होंगी। सेरोसा पेरिटोनियम हमारी पहली वॉल है। उसके नेक्स्ट में हमारी मसल लेयर जो आएगी उसमें हमारी चेंज हो जाएगा। 3 लेयर होती हैं इसकी, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक। ठीक है, जो बाहर वाली होती है वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर से बनी होती है, मिडल वाली में सर्कुलर फाइबर्स होते हैं, और इनर वाली में ऑब्लिक फाइबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी जो वॉल्स हैं वो सेम होती है, और थोड़ा सा म्यूकोसा जो वो है वॉल, उसमें भी थोड़ा सा क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, मॉडिफिकेशन आएगा। तो जो म्यूकोसा वाली जो लेयर है, वॉल है, उसमें क्या है कि हमारा जब स्टमक एम्प्टी होता है तो उसमें फोल्ड हो जाता है, वो बहुत छोटा सा फोल्ड हो जाता है। आई थिंक सो स्क्रिंग कह सकते हैं आप लोग नॉर्मल। उसमें क्या हो जाता है, वो रगे बन जाती हैं, मतलब मोड़ होता है ना कि कपड़े छटकाएंगे नहीं तो उसमें हमारी क्या हो जाता है, चिमड़े बन जाते हैं। उसी तरीके से रगे बन जाती हैं। और अगर वो फुल रहता है तो वो आयरन, मतलब बिल्कुल जैसे प्रेस करके क्लोथ्स होते हैं ना प्लेन, वैसे करके आयरन आउट हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड सिचुएटेड हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस को, गैस्ट्रीन, गैस्ट्रिक जूसेस, और भी बहुत सारे हमारे जूसेस हैं जिनको क्या करती है, रिलीज़ करती है, जिनको मैं भी गैस्ट्रिक जूसेस में पढ़ेंगे। इन सारे जूसेस को वो न्यूमरस मेम्ब्रेन पे जो ग्लैंड्स हैं गैस्ट्रिक वाली, वो क्या करती है, रिलीज़ करती है, सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूसेस को। सी दीज आर दी लाइन्स। इनर जो है वो ऑब्लिक है, उसके बाद ऊपर वाली सर्कुलर है, उसके बाद वाली लॉन्गिट्यूडनल है। इस तरीके से मसल फाइबर में क्या होती है, लाइन बनी होती है। इसमें लिखा है मैंने इनर, मिडल, आउटर, यू कैन सी दैट। ये लेयर्स हैं। मसल लेयर और म्यूकोसा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी हमारी सेम लेयर होती हैं। पेरिटोनियम पहली लेयर, सेरोसा जिसे हम कह सकते हैं, और सब म्यूकोसा सब सेम रहता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गैस्ट्रिक जूसेस। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूसेस एक टाइम में कितना आता है। जब हम लोग मील लेते हैं, ठीक है, जब हम मील लेते हैं या मील फूड कंटेन करते हैं अपने स्टमक में, तो 1.5 लीटर्स
एक तरीके से हमारा क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है जब भी हम फूड ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब गैस्ट्रिक मसल्स जनरेट करती हैं चर्निंग मतलब हमारा बोलस आ रहा था ना, हमने अपनी ईसोफेगस में पढ़ा था कि सलाइवा के साथ मिक्स करके बोलस ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू आया है। अब कार्डिक स्पिंचर ओपन हुआ, फूड स्टमक में एंटर किया, कार्डिक स्पिंचर क्लोज हो गया, ठीक है। फूड आया, अब क्या करेगा, बोलस को चर्निंग एक्शन के थ्रू से ब्रेक किया जाएगा, उसे बोलस से छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाएगा, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस से मिलाकर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक वेव, ठीक है। अब क्या होगा, जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा, और अभी तक जिसको हम बोलस बोल रहे थे अब वो स्टमक में आके क्या हो गया, चाइम, CHYME, गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ मिलकर ये क्या हो गया, चाइम। और अब ये पाइलोरिक स्पिंचर ओपन होगा और ये ड्यूडेनम के थ्रू क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल स्प्राउट्स में मूव करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक दिन में कितना गैस्ट्रिक जूस आता है। हम 1.5 लीटर बोल रहे थे, तो हम 2 लीटर की तरीके से देख लेते हैं कि डेली क्या होता है, सीक्रेटरी ग्लैंड म्यूकोसा में रिलीज़ करती हैं। तो ये गैस्ट्रिक जूस होता क्या है, किससे बना होता है, क्या चीज़ होती है, हम गैस्ट्रिक जूस बोल रहे हैं तो इसमें होता क्या है। तो गैस्ट्रिक जूस में हमारा वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट होता है, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंस्ट्रिक्ट फैक्टर और इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेप्सोजन एंड अदर्स। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंस्ट्रिक्ट फैक्टर हैं ये सीक्रेटेड है हमारे पैराइटल सेल से इन दी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये हमेशा याद रखना कि HCl हमारा पैराइटल सेल सीक्रेट करता है स्टमक में। ये क्वेश्चन आता है कि HCl कौन से क्या कहते हैं सेल से रिलीज़ होता है, तो हमारा क्या आएगा, पैराइटल सेल। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बट मैं आपको ओरली बता रही हूँ। नेक्स्ट, अब जो हमारे कंटेंट हैं उनका फंक्शन क्या है। तो जो वाटर है वो ल्यूक्लीफाई करता है हमारे फूड को जो हम इजीली सॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl क्या करता है, ये एसिडिफाइज करता है फूड को और सलाइवरी एमेलाइज का जो एक्शन चल रहा था ईसोफेगस से लेकर स्टमक था उसको स्टॉप कर देगा। जो माइक्रोब्स होंगे गलती से अगर आ गए हैं उन्हें किल कर देगा, एसिड एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा और पेप्सिन अपना वर्क स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद पेप्सिजन क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हेल्प से, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। और उसके बाद ये क्या करेगा, जो डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है। ये ब्रेक करेगा प्रोटीन्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और लोअर करेगा पीएच को, कितने से 1.5 से 3.5 के बीच में पीएच मेंटेन करेगा। लेकिन जो इंस्ट्रिक्ट फैक्टर होते हैं उनका क्या वर्क होता है, ये विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन B12 को, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूकस क्या करता है, मैकेनिकल इंजरी को प्रिवेंट करता है। इंजरी हो जाएगी अगर कोई हार्ड फूड आ गया, अगर उसको हम म्यूकस नहीं, वहाँ पे सॉफ्टनिंग नहीं होगी तो क्या हो सकता है, हमारे स्टमक कट सकता है, अल्सर हो सकता है हमारे स्टमक में। तो ये क्या करता है, एक तरीके से मैकेनिकल और केमिकल दोनों ही इंजरी को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन। हमारे 3 लेवल पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, लेकिन कब, पहले हमारे स्मॉल अमाउंट में हमेशा गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक में अवेलेबल रहता है, उसको हम बोलते हैं फास्टिंग जूस। लेकिन जब हम खाना खाते हैं 1 घंटे बाद हमारा गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो पीक लेवल पे पहुंच जाता है। उसके बाद आफ्टर 4 आवर्स वो डिक्लाइन होने लगता है क्योंकि 4 आवर में हमारा डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो पहला लेवल जो है हमारा वो है सिफेलिक फेस। सिफेलिक फेस में क्या होता है, जब हम फूड की खुशबू लेते हैं, हमारा स्मेल आता है या फिर टेस्ट आता है फूड का, तो हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है और हमारे सीक्रेशन करना स्टार्ट कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है हमारे गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन। तो इतनी ही हमारी सिफेलिक फेज़ होती है। सेकंड फेज़ हमारी आती है गैस्ट्रिक फेज़। गैस्ट्रिक फेज़ में क्या होता है, जब हमारा फूड स्टमक में पहुँचता है, ठीक है, तो वो स्टिमुलेट कर देता है सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन हमारा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होता है और उसके बाद जो ब्लड सप्लाई स्टमक को सप्लाई कर रही होती हैं वो गैस्ट्रिन हार्मोन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट करता है, गैस्ट्रिक जूसेस को इंक्रीज़ करता है स्टिमुलेट करने के लिए, ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस आता है। लेकिन जैसे ही 4 आवर कंप्लीट होते हैं हमारे
इंटेस्टिनियल फेज स्टार्ट हो जाती है, जो थर्ड स्टेज आती है या फेज़ आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, 2 हार्मोन हमारे सीक्रेट होते हैं, एक होता है सेक्रेटिन और एक होता है कॉलीसाइटोकिन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं और क्या करते हैं, हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। और डिक्रीज़ करने से क्या होगा, गैस्ट्रिक जूसेस का जो रिलीज़ हो रहा है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से क्या होगा, फास्टिंग जूस के अमाउंट में थोड़ा सा ही गैस्ट्रिक जूस का अमाउंट हमारे स्टमक में रहेगा, और जो हमारा फूड है वो हमारा क्या हो गया, पाइलोटिक स्फिंक्टर ओपन हुआ, फूड इंटेस्टाइन में आया, पाइलोटिक स्फिंक्टर क्लोज हुआ और ये कहाँ पहुँच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया हमारा फूड। इसलिए जो हमारा गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन था वो स्टॉप हो गया। इस तरीके से 3 फेस हमारे आते हैं, सिफेलिक, गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइन। सिफेलिक स्मेल से आता है, गैस्ट्रिक गैस्ट्रिन हार्मोन से, इंटेस्टाइनल जब हमारा फूड स्टमक लेफ्ट कर देता है, इंटेस्टाइन में आता है, तब हमारा इंटेस्टाइनल फेज स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ द स्टमक। क्या काम है स्टमक का, तो ये स्टोरेज करता है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पेप्सिन वगैरह का। ठीक है, गैस्ट्रिन भी एब्जॉर्ब करता है, केमिकल डाइजेशन करता है, पेप्सिन ब्रेक करता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में, मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है, लाइक छोटे छोटे, मैंने कहा ना, बोलस में आता है फूड इसोफेगस से और चाइम में बन जाता है, तो वो उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल ब्रेक डाउन, तोड़ देता है बोलस को चाइम में। नेक्स्ट, वाटर, एल्कोहल और लिपिड्स का क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करता है, प्रोडक्शन करता है और सिक्रेशन करता है B12 का, इंटरेस्टिंग फैक्टर का, सॉरी B12 का नहीं, इंटरेस्टिंग फैक्टर का प्रोडक्शन करता है, सिक्रेशन करता है, जो B12 के क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स को हेल्प करता है उसके मारने में, किल करने में, मैंने आपको बताया था, HCl। उसके बाद आयरन एब्जॉर्प्शन में भी वर्क करता है, प्रोडक्शन करता है इंट्रिक फैक्टर का, एज आई हैव टोल्ड यू। तो इसी तरीके से हमारा फंक्शन ऑफ स्टमक यहाँ पे ख़त्म होता है और हमारी वीडियो का भी एंड होता है। होप दैट आपको वीडियो समझ में आई होगी, दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो रहे होंगे, और जो भी डाउट है आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, फॉलो करिए मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू अ लॉट, टेक केयर।